अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SA ट्यूटर। हम लोगों ने अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। इसके अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मज़ीद यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल की। तो देखिए, जैसे हम सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है। लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना, तो हमें ये ट्राई लैमिनर नज़र आती है। बट अंडर माइक्रोस्कोप इट अपीयर एज ट्राई लैमिनर। ये मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। इस तरह से हमारे पास ये फॉस्फेट हेड होता है और ये फैटी एसिड्स टेल होती है, मतलब फॉस्फोलिपिड्स टेल होती हैं। तो ये इस तरह से, और जो हमारे पास फॉस्फेट हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये बाहर की तरफ होता है। और जो टेल्स हैं फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड टेल्स जो हैं, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती हैं और ये अंदर की तरफ होती हैं। और हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। बीच बीच में हमारे पास जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब इंटीग्रल और पेरिफेरल। कुछ साइड पर होते हैं, कुछ पूरे अंदर तक होते हैं। ये हम लोगों को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से सिंगर और निकलसन जो थे उन्होंने बताया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उन्होंने फिर ये भी बताया था कि ये इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं जैसे सी के सरफेस पे आइसबर्ग्स जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। अब ये जैसे हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आ गया जो अंदर तक नहीं है लेकिन पेरिफ्री में है, पेरिफेरल में है। तो इस तरह का हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। फिर ये प्रोटीन्स आ जाते हैं बीच में। तो देखें, एक हमारे पास ये वाली लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की और एक हो गई हमारे पास ये वाली लेयर फॉस्फोलिपिड की। ये दो तो बाय लेयर ऑफ लिपिड्स हो गई। ये जो बीच में है ना, ये भी माइक्रोस्कोप में जो है एक लेयर की तरह से लग रहा होता है। तो इस वजह से ट्राई लैमिनर नज़र आ रहा होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। वैसे तो ये बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये जो एक लेयर बीच की बन रही होती है ना, दो फॉस्फोलिपिड टेल्स के अलावा, जो लेयर्स के अलावा जो एक बीच में जगह बच रही होती है, वो भी जो है बिल्कुल उसी की तरह लग रही होती है जैसे कोई एक लेयर है। इस वजह से ट्राई लैमिनर नज़र आ रही होती है। बाकी जो है, अब जो है हम सेल मेम्ब्रेन के थोड़े से कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट होता है ना, वो प्रोटीन होता है। मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास होता है प्रोटीन। प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट होता है। और अगर हम लोग यूनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में यूनिक मॉलिक्यूल हमारे पास फॉस्फोलिपिड यूनिक मॉलिक्यूल होता है। फॉस्फोलिपिड यूनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, एक ना डिफरेंस होता है एनिमल सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में ना। बैक्टीरिया प्लांट की तो सेम होती है, लेकिन एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक चीज़ जो है ना वो सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होती है और प्लांट और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होती। तो देखें, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 50% कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। नो कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। जबकि हमारे पास एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर 50% कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और बाकी तो ये कंपोनेंट्स तो सेम ही रहते हैं। तो जो है ये जो है इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि क्या चीज़ है जो सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और प्लांट और बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होती, तो वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो मैंने ये बनाते हुए भी बता दिया था कि क्या होता है। तो सिंगर और निकलसन दो हमारे पास थे जिन्होंने हम लोगों को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रेजेंट किया।
तो उन्होंने ये बताया कि लिपिड फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन में, और जो है बीच बीच में हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दो जो है हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल को हम लोग इंट्रिंसिक भी कहते हैं और जो पेरिफेरल होता है उसको एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है वो या तो चैनल प्रोटीन होता है या फिर कैरियर प्रोटीन होता है। तो अगर कैरियर प्रोटीन होता है तो वो इस तरह से जो है कोई भी आयंस वगैरह जो होता है उसको कैरी करके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से साइटोप्लाज्मिक स्पेस में लेके जाता है। बाकी अगर कैरियर प्रोटीन होता है तो वो प्रॉपर जो है रिसेप्टर्स टाइप बने हुए होते हैं, वो कैरी करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद जो है वो सेल के अंदर चले जाता है। बाकी जो हमारे पास पेरिफेरल होते हैं वो या तो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस की तरफ, मतलब ये हमारा बाहर का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है तो उधर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ, मतलब क्योंकि साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। पूरा जो होता है ना जो पूरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो तो हमारे पास इंटीग्रल हो गया। पेरिफेरल वाले साइड्स पर होते हैं। तो ये इन्होंने बताया था कि दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ तक नोट करें। अच्छा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि मतलब ट्रांसपोर्ट के कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से होता है। तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है ATPs यूज होती हैं और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर नहीं, लोअर से हायर कंसनट्रेशन पे जाते हैं तो इसमें ATPs यूज होती है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे होते हैं। फिर दूसरी टाइप होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ATPs यूज नहीं होती क्योंकि ये ग्रेडियंट की टूवर्ड्स जा रहा होता है, हायर टू लोअर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, तो ATPs यूज नहीं होती। पैसिव हमारे पास दो टाइप का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, इसमें वाटर वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी जो हमारे पास ऑस्मोसिस है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो सब ऑस्मोसिस में आ जाते हैं। दोनों की सेम डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, बस कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना वो ऑस्मोसिस में ऐड हो जाती है, क्योंकि ऑस्मोसिस में जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ना वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक बीच में प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर आ जाए तो ऑस्मोसिस होगी, और अगर सिर्फ लोअर कंसनट्रेशन तक तो डिफ्यूजन। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ये नोट कर लें। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं सेल की, एक होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल जो है वो जैसे बाहर कोई भी मटेरियल उसको जब इनगल्फ करता है तो फोल्डिंग्स इस तरह से फोल्डिंग्स बना के उसको वैक्यूल की फॉर्म में इनगल्फ करता है, मतलब मटेरियल को टेक्स इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। तो ये वाली एक मूवमेंट होती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ना उसको इनगल्फ किया जाता है, तो इसको सेल ईटिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। बाकी जो पिनोसाइटोसिस होती है उसमें लिक्विड्स होते हैं मेनली जो इनगल्फ किए जाते हैं, तो उसको जो है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। और ये जैसे कि एक सेल है, अब इसे बाहर ये जो है एक मटेरियल है उसको इनगल्फ करना है, तो ये यहाँ पर एक इनफोल्डिंग टाइप बनाएगा। फिर उसके बाद ये फोल्डिंग के अंदर जैसे ही वाला मटेरियल आ जाएगा तो फिर बाहर जो है मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये वैक्यूल्स की फॉर्म में इनगल्फ करते हैं। बाकी हमारे पास दूसरा जो है वो एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें मटेरियल्स आर टेकिंग इन, और इसमें जो है मटेरियल्स को जो है अगर बाहर निकालना हो तो वैक्यूल की फॉर्म में ऐसे इन्वेजिनेशंस बनती हैं और वो बाहर की तरफ वो जो भी पार्टिकल वगैरह है वो बाहर आ जाता है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो सेल में होते हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में तो नहीं पाई जाती, लेकिन प्रोकैरियोट्स, फंजाई और प्लांट सेल में मौजूद होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होती है ना लेयर वो सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल वॉल जो है वो गोल्जी एपरेटिस के थ्रू बनती है, मतलब गोल्जी जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पहले बनाता है, उसको फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है, और फिर वो जब सारे फ्रेगमोप्लास्ट मिलते हैं तो हमारे पास एक वॉल बन जाती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये जब हम आगे गोल्जी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी। तो फिर इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज, सेल वॉल जो है इन चीज़ों से मिलकर बन रही होती है। फिर बाकी हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेवल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो 50% हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है, 25% सेलुलोज की बनी हुई होती है,
और बाकी जो है वो पैक्टिन, जितना मतलब % बच गया बाकी वो पैक्टिन की बनी होती है प्राइमरी सेल वॉल। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। द मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट इज सेलुलोज। अगर जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है कॉम्पोनेंट, वो सेलुलोज। तो ये मोस्टली सेलुलोज की बनी हुई होती है सेकेंडरी सेल वॉल। फिर है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो है वो लेयर होती है जब दो सेल, जैसे एक सेल डिवाइड हो रहा है तो जो बीच में लेयर बनती है ना, इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। फिर ये 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, तो जो बीच में लेयर बन रही है इसको मिडिल लैमेला बोला जाता है। और ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टिनेट से बनी हुई होती है। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक वॉल बनी पहले, तो ये हो गई प्राइमरी। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी बनती है ना, तो सेकेंडरी नीचे से आती है, तो बाहर वाली जो होती है ना वो प्राइमरी होती है और अंदर वाली सेकेंडरी होती है। ये याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंडरी से ऐसा लग रहा होता है जो बाहर होगी वो सेकेंडरी होगी, नहीं, लेकिन जो बाहर की तरफ होती है वो प्राइमरी होती है और अंदर वाली सेकेंडरी होती है। तो ये सेल वॉल का थोड़ा सा टॉपिक है, ये नोट कर लें। अच्छा, ये देखें फेडरल की बुक में एक ये पैक्टिन और पैक्टिक एसिड का अलग से थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है। तो ये देख लें, जो पैक्टिक होता है ना वो 20 गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड से मिलके बनता है और इसके जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो मेजॉरिटी मिथाइलेटेड होते हैं। ये लेस हाइड्रोफिलिक होता है और हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और ये मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये पैक्टिन की कॉम्पोजिशन है। बाकी मैं पैक्टिक एसिड की दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अब ये देखें, ये पैक्टिक एसिड का है। पैक्टिक एसिड जो है वो 100 गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड से मिलके बनता है और जो पैक्टिन होता है वो 200 से। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो है हाइड्रोफिलिक्स होते हैं और ये सॉल्ट्स बनाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। इनसॉल्युबल जेल्स होते हैं ये, और ये भी मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये मुझे थोड़ी सी दोनों चीज़ें नई लगी थी जो दूसरी बुक्स में, मतलब सेन की बुक में तो नहीं मौजूद, तो ये फेडरल में थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैक्टिक एसिड 100 गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड से मिलके बनता है और जो पैक्टिन है वो 200 से। तो आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे का कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।